हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल वीमेन राइट्स से रिलेटेड होगा और एक आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वीमेन राइट्स से रिलेटेड। देखो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें दो केस की सुनवाई चल रही थी। दोनों ही केस रेप केस से रिलेटेड थे और दोनों ही केस में फोर्जरी की गई थी विक्टिम के साथ में अक्यूज्ड के द्वारा और बाद में उनको शादी के लिए मना कर दिया गया था। एक जो केस है उसका नाम है मोहित सुभाष चौहान केस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय, उसके खिलाफ में केस लगा हुआ था और उसमें शरद ए बोबडे जो हमारे सीजीआई हैं, उन्होंने एक तरीके का ऑफर उनको दिया कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, सीजीआई ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि हम आपको प्रेशर नहीं कर रहे हैं, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप शादी कर लो। आप क्लाइंट के साथ में, जो विक्टिम है उसके साथ में आप शादी करना चाहोगे। लेकिन उनके जो वकील हैं अक्यूज्ड के, उन्होंने मना कर दिया कि वो पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। दूसरा केस था, उसमें भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी है उसके द्वारा ये बोला गया कि जो अक्यूज्ड के लॉयर थे उनकी बात सुनी गई और जब विक्टिम के लॉयर की बात सुनी गई तो गर्ल के जो लॉयर थे, विक्टिम के जो लॉयर थे, उनको एक बात बोली गई गर्ल के लॉयर को कि देखो, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ में, मतलब रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दो बंदे हस्बैंड और वाइफ की तरह। और जब उस हस्बैंड ने, मतलब वो लड़की ये बोल रही है कि मेरे साथ में रेप किया, भाई आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो आपके साथ में जो भी किया गया, जो भी आपके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, रेप कैसे हो सकता है। ये हमारे जो जुडिशरी है वो उसके स्टेटमेंट है। देखो, इस आर्टिकल में बोला गया है राइटर के द्वारा कि ये दोनों ही जो केसेज है ना, वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा उनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब सीवियर पनिशमेंट, सीवियर पेनल्टीज इनको मिलेगी। लेकिन इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि जेएस वर्मा की जो कमेटी है उसने ये बोला गया था कि कोई भी रिलेशनशिप अगर एक अपराधी के बीच में और एक विक्टिम के बीच में कोई रेप जैसा कोई संगीन रेप जैसा संगीन कोई क्राइम हुआ है, तो उसमें आप रिलेशनशिप से नहीं ढक सकते उस चीज को। ऐसे नहीं है कि आप रिलेशनशिप का तमगा लगा करके ये बोल सकते हो कि तो हस्बैंड वाइफ थे ना, ये तो इन और दूसरी रिलेशनशिप में थे, इनको आप कैसे रेप करार दे सकते हो। मतलब जो रिकमेंडेशन दी गई, जो क्रिमिनल लॉ है उसकी एक तरीके से क्या है, वायलेशन है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है राइटर के द्वारा, देखो बहुत सारी चीजें बोली गई है। क्या बोली गई है? पहली चीज कि जो हमारी जुडिशरी है वो एक गर्ल के राइट को प्रोटेक्ट करने में अनेबल हो गई। मतलब जब जुडिशरी ही ऐसे स्टेटमेंट देगी और जो गर्ल का, मतलब किसी के भी, सिर्फ गर्ल के नहीं, किसी के भी राइट के प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी में जाया जाता है, ना कि वहां पर एक तरीके से सलाह लेने के लिए सलाह दी जाए, घर से बाहर मत निकलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, या फिर बोलो कि आप तो रिलेशनशिप में थे, आपके साथ में रेप कैसे हो सकता है। तो जुडिशरी ने गर्ल के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने में अनेबल रही। दूसरा बोला गया कि देखो, जुडिशरी के द्वारा इस तरीके का ऑफर देना कि या तो आप शादी कर लो या फिर आप जेल जाने के लिए तैयार रहो, तो इस तरीके के जो कोर्ट ने स्टेटमेंट दिए हैं, जो हमारी सीजीआई ने स्टेटमेंट दिए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसके बदले में उनको बहुत ज़्यादा कठोर पनिशमेंट देना चाहिए था। हार्श पनिशमेंट देने के बजाय ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो अक्यूज्ड के लॉयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि देखो, हाई ऑफिस में, मतलब जिन लोगों के पास में अच्छे पद हैं, उनसे ये आशा की जाती है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें अच्छी अपनी बातें बोलेंगे। तो हाई ऑफिस में बैठे लोग जब इस तरीके की सलाह देंगे, इस तरीके की बात बोलेंगे, तो जो लोग जो इक्वलिटी राइट्स के लिए, वीमेन की इक्वलिटी राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे मिसोजेनी, पैट्रियार्कल माइंडसेट, या फिर ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर रेप, ये सारी चीजें वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में देखो दो केसेज के बारे में और बोला गया है। एक तो सीआर वर्सेज यूके केस, जिसमें जो यूरोपियन यूनियन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ये बोला था कि रेपिस्ट होता है। उसमें मान लो कोई भी रिलेशनशिप में, विक्टिम के साथ में कोई भी रिलेशनशिप में हो अक्यूज्ड, लेकिन रेपिस्ट हमेशा रेपिस्ट ही रहेगा। दूसरा केस है सिंबू एंड अनोदर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो जिस व्यक्ति ने रेप किया है ना, उसको अगर शादी का ऑफर भी दिया जा रहा है और वो शादी भी कर रहा है, लेकिन
जो उसने रेप किया है, जो उसने केस किया है, जो उसने क्राइम किया है, उसकी सजा तो उसको भुगतनी ही होगी। उसके लिए जो उसको जेल जाना है, जो पनिशमेंट भुगतना है, वो तो भुगतना ही होगा, जो लॉ में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है, कंक्लूजन में बात बोली गई है कि देखो निर्भया केस 2012 में हुआ था और अभी तक उसके जो निशान हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, उसके जो घाव हैं वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, भरे नहीं हैं। और उससे पहले ही जो रेप और मर्डर्स की जो सीरीज देखने को मिल रही है, और स्पेशली जो माइनर्स हैं, स्पेशली जो दलित्स हैं, उनके खिलाफ में उत्तर प्रदेश में, तो जुडिशरी को क्या करना चाहिए, जुडिशरी को जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ में, जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ प्रिजुडिस ना होकर के उनका साथ देना चाहिए और जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए। लॉ का काम है जस्टिस डिलीवर करना, ना कि जो महिलाएं हैं उनके राइट्स के खिलाफ जाकर के दो टूक कोई भी बात को बोलना। तो लॉ अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, क्या हुआ, अभी यूएस का जो टेक्सास है वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर गई, बहुत ज्यादा ठंड हो गई। ठीक है, और सेम इसी तरीके का जो जर्मनी है, जर्मनी में भी सेम इसी तरीके को देखने को मिला। और हिमालयन ग्लेशियर जो फ्लडिंग हुई है अभी उत्तराखंड में, ये बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनको लेकर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि अरे ये तो भगवान का हाथ में है, हैंड ऑफ गॉड है। बल्कि ये हैंड ऑफ गॉड नहीं है, ये जो ह्यूमन मेड ग्लोबल वार्मिंग है, उसी की वजह से ये सारे डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होता है, देखो सबसे पहले हम एक एक चीज को देखेंगे कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। देखो हमारी जो अर्थ है उसका क्लाइमेट है वो काफी चेंज हो रहा है, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ गर्म हो रही है। और गर्म होने की वजह से जो ये नेचुरल फिनोमिना है वो बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। गर्मी की जगह सर्दी गिर रही है, सर्दी की जगह गर्मी गिर रही है, बारिश कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब ये सारी चीज़ें देखने के मिल रही हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि एक फिनोमिना होता है जिसका नाम होता है पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स में क्या होता है, जो पोलर एरियाज होते हैं वहां पर काउंटर क्लॉकवाइज, कैसी काउंटर क्लॉकवाइज विंडस्टॉर्म चलते हैं। और जो हमारा अर्थ के 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ये विंडस्टॉर्म चलते हैं पोलर एरिया में। लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अर्थ के निचले हिस्से में खिसकते आ रहे हैं, मतलब जो हमारा कंटिनेंट वाला रीजन है उस एरिया में आ रहे हैं, और इसी की वजह से ये फिनोमिना क्रिएट हो रही हैं। ये जो नेचुरल डिजास्टर आ रही हैं वो उसी की वजह से आ रही है। देखो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अल्बेडो इफेक्ट आप जानते होंगे। अल्बेडो इफेक्ट क्या होता है कि सूर्य से जो रेज आई उनको कौन चीज कितना अब्जॉर्ब करती है और कितना उनको बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर देती है। तो अगर अर्थ पर बर्फ नहीं रहेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बर्फ पिघल जाएगी, तो अर्थ पर जो बर्फ होती है ना वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो बिल्कुल क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। लेकिन अगर बर्फ नहीं रहेगी, बर्फ की जगह वहाँ पर क्या रहेगा, बर्फ की जगह मान लो वहाँ पर बर्फ पिघल गई तो ग्राउंड रहेगा। जो ग्राउंड होता है, जो धरती होती है, जो अर्थ होती है, वो सनरेज को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो तो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होगी। तो अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। देखो 2013 में हमारे उत्तराखंड में जो फ्लड आ गई थी, लैंडस्लाइड हो गई थी, क्यों हो गई थी, क्योंकि हिमालयन जो ग्लेशियर हैं वो बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी प्रॉब्लम्स हुई थी। जो यूनाइटेड नेशंस में, यूएस में जो बार बार एक तरीके से जो हिमस्पात देखने को मिल रहा है वो इसी का नतीजा है। इसी का नतीजा है कि सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बार बार इंक्रीज हो रही हैं। बारिश कभी टाइम पर होती है, कभी नहीं होती है। इसी का नतीजा है कि चेन्नई और केरला में कभी इतनी बारिश हो जाती है कि उनको मतलब उस पानी को निपटने के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, और इसी की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, उस जगह वाले एरिया में फ्लड्स आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिल रही हैं। ठीक है,
हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस आर्टिकल में अब ये बताया गया है। देखो, पिछले साल जब कोविड-19 आया तो उससे मिटिगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो सारे देश है ना, वो एक तरीके से ऐसे लग गए कि जल्दी से जल्दी खत्म करो इस पेंडेमिक को, और बहुत सारे ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर्स पैसा खर्च किया गया, फाइनेंस किया गया कि इस पेंडेमिक से जल्दी बाहर आना है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो लोग हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, क्लाइमेट चेंज की तरफ, जो देश हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा मतलब उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, तो लोगों को इसको सीरियसली लेना होगा। ठीक है, सीरियसली ले, जैसे उन्होंने कोविड-19 को लिया था। अब क्या करने की जरूरत है? देखो, इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है चाइना और यूएस के बाद में। ठीक है, तो इंडिया को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कोयला और पेट्रोलियम जो हाईली पोल्यूटिंग चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके क्लीनर एंड रिन्यूएबल पावर सोर्सेज को ज़्यादा यूज किया जाए। चाइना ने अपना टारगेट डिस्कस कर लिया है कि 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी को गेन कर लेगा। इसके अलावा जापान और साउथ कोरिया ने 2050 तक अपना टारगेट डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इंडिया ने अभी अपना कोई टारगेट नहीं बनाया है। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? अपने टारगेट बनाने चाहिए और टारगेट सबके साथ डिस्कस करने चाहिए। इसके अलावा जिन देशों ने अपने टारगेट बना लिए हैं उनको 1 साल जल्दी का अपना टारगेट लेकर आना चाहिए, एडवांस 2 टारगेट, मतलब 1 डेकेड का एडवांस लेकर के चले। जैसे चाइना ने 2060 बोला है तो 2050 तक गेन करने की कोशिश करें। जापान एंड साउथ कोरिया ने 2050 बोला है तो 2040 तक गेन नहीं करने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ डाटा है, जैसे HSBC ने इंडिया को रैंक दी है 67 नेशंस की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स उन्होंने निकाला था, उसमें इंडिया को टॉप रैंक दी गई है। जर्मन वॉच ने इंडिया को 5वीं रैंक दी है 181 देशों की रैंक में। किसके लिए? क्लाइमेट रिस्क की जो टर्म्स हैं उनके लिए। तो देखो, ये सारी चीजें इस तरीके से अट्रैक्ट हमें करती हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। देखो, हमारे बजट में बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एनर्जी, रोड, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब में हम खर्चा करते हैं बजट में। इन सब में बताते हैं कि ये सब कुछ खर्चा हमारे यहाँ पर होने वाला है। तो क्लाइमेट मिटिगेशन की जो पॉलिसीज हैं वो भी बजट में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट मिटिगेशन की, और क्लाइमेट मिटिगेशन के साथ में क्लाइमेट अडेप्टेशन को भी हमें प्रायोरिटी में अपनाना चाहिए। मिटिगेशन में क्या होता है कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको वापस उसी स्थिति में लाया जाए, ये होता है मिटिगेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? जो चीज़ चेंज हो चुकी है, जो बदल चुका है, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन अब उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसी चीज़ लेकर के आए। जैसे अब सूखा बहुत ज़्यादा गिरने लग गया, बारिश बहुत कम होने लग गई, तो ऐसी चीज़ों को हम उगाएं, ऐसी क्रॉप्स उगाएं, ऐसी हर चीज़ जो सीड्स हैं वो इस तरीके के बनाए जाएं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कि सीड्स इस तरीके के बनाए जाएं कि उनको कम से कम पानी की आवश्यकता हो। ये होता है क्लाइमेट अडेप्टेशन। ठीक है, तो इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि देखो, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें क्लाइमेट को अचीव करना है, क्लाइमेट जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है, तो सभी देशों को साथ में आना होगा। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन में बोला गया है कि क्लाइमेट एक्शन को टाइमली अचीव करना होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर अगर हम डिपेंड रहना है तो क्लाइमेट एक्शन को टाइमली अचीव करना होगा, और गवर्नमेंट को जो भी डॉट्स हैं जैसे कार्बन एमिशन, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, मेल्टिंग ग्लेशियर, एक्सट्रीम फ्लड्स, स्टॉर्म, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी, इन डॉट्स को अचीव करने के लिए इनको एक साथ में जोड़ करके इनको अचीव करने की कोशिश करनी होगी। अब देखो, सिर्फ इसमें गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलकर के काम करना होगा। सारे पॉइंट्स जब मिलकर के काम करेंगे तो इन चीज़ों को हम ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो टेक्सास और उत्तराखंड जैसी जो ट्रेजेडी है वो बार बार देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।